हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। हमने इसके पहले फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखा कि कैसे वर्ड्स को हम आईपीए सिंबल्स में लिखते हैं। मैंने आपको 100 वर्ड्स दिए हैं आईपीए सिंबल में, जिसमें 1 से लेके 5-6 सिलेबल तक के वर्ड यूज हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे मॉर्फोफोनेमिक रूल्स जो हैं, मॉर्फोफोनेमिक रूल्स मतलब वो रूल्स जो कनेक्टेड स्पीच में हमको काम में आते हैं। जब भी हम ओरिजिनली लैंग्वेज यूज करते हैं उस समय और अलग अलग साउंड्स को, जैसे हमने फोनीम पढ़ा तो प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज, स, ज, श, र वगैरह, ये फिर हमने ई, यू, ऊ, आऊ, ए, आई, ये जो वॉवेल्स और ऐसे कंसोनेंट्स हमने पढ़े, ये सब सेगमेंटल है। बेसिक सेगमेंट्स होते हैं ये लैंग्वेज के। मगर जब हम सुप्रा सेगमेंटल की बात करते हैं, मतलब उससे भी ज्यादा, और प्रैक्टिकल जिंदगी में जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्योंकि हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर हम नहीं हैं, और जब हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं तो उस समय हमारे साथ समस्या क्या आती है कि हमने जो इंग्लिश पढ़ी है वो एक एक साउंड और एक एक वर्ड को अलग अलग पढ़ा है। मगर जब नेटिव स्पीकर अपनी भाषा में बोलते हैं तो वो हमारे जैसे एक एक को अलग अलग करके नहीं बोलते। इसलिए जब वो बात करते हैं तो हमारा जो हियरिंग स्किल है, हियरिंग स्किल उतनी अच्छे से उन आर्टिकुलेशंस को कैच नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमने अलग अलग पढ़े हुए हैं, एक एक साउंड, एक एक वर्ड को अलग अलग बोला है, वो कंटिन्यूटी में कनेक्टेड साउंड, जिसमें हम बोल रहे हैं कि साउंड सीक्वेंस इन कनेक्टेड स्पीच, तो सीक्वेंस किस सिद्धांत पे बनती है और कनेक्टेड स्पीच हम कैसे उसको समझना संभव कर सकते हैं, इसके लिए हमारी जो लिसनिंग स्किल्स हैं उसको हमको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। और उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कनेक्टेड स्पीच के, जिसको हम एस्पेक्ट्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये आज अपन डिस्कशन में ले रहे हैं। तो यू जस्ट सी, मैंने लिखा भी हुआ है इस पे, व्हेन द नेटिव पीपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्स, बात करते हैं, देयर आर मैनी प्रैक्टिकल चेंजेस that the sounds undergo, and these changes are significant for the non-native speakers to be noted। ये ध्यान में हमको रखना है कि नेटिव स्पीकर इंग्लिश का जब बात करता है, इसीलिए हम आरपी की बात करते हैं। आरपी मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्यों आरपी हम इंपॉर्टेंट समझते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा होता है और जो बोला जाता है उसमें काफी अंतर आता है। हिंदी हम देवनागरी में लिखते हैं, देवनागरी जो है वो सिलेबिक स्क्रिप्ट है, और इंग्लिश जो है वो अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट है। सिलेबिक स्क्रिप्ट जब हम बोलते हैं तो एक एक सिलेबल अलग रहता है, हमारे साथ में वॉवेल जुड़ते जाते हैं सारे कॉन्सोनेंट्स में। मगर जब हम अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, लैंग्वेज स्क्रिप्ट से लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम सीधे सीधे वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, न कि एक एक साउंड का। क्योंकि ये जो इंग्लिश है वो रोमन में लिखी जाती है, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो रोमन है, और लिखे हुए का पढ़ने का दोनों का कोई साउंड में 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, कोई साउंड नहीं लिखी जाती, इसलिए डायरेक्ट वर्ड देखे जाते हैं। हम हिंदी में हिज्जा कर लेते हैं, मगर इंग्लिश में हिज्जे नहीं होते। देयर आर स्पेलिंग्स, बट दीज स्पेलिंग्स आर डायरेक्टली रेड और स्पोकन एज वर्ड्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द नेटिव स्पीकर्स कन्वर्स एज द आइटम्स
ऑफ लैंग्वेज इन अ कनेक्टेड वे। वो कनेक्टेड वे में बात करते हैं तो उसमें एक रिदम क्रिएट होती है। बहुत सी चीजें जोर से बोलते हैं, कुछ चीजें हल्की बोली जाती हैं, कुछ स्ट्रांग होती हैं, कुछ वीक होती हैं। दे डू नॉट सेपरेट ईच वर्ड फ्रॉम द अदर, आइदर द प्रीसीडिंग और द फॉलोइंग वर्ड्स। जब भी हम बोलेंगे तो एक वर्ड के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद और अगला और अगला। तो जब एक बोला है तो उसके बाद अगला वर्ड किस स्वरूप में आएगा वो डिपेंड करता है उसके अंतिम साउंड पे, पहले वर्ड की आखिरी साउंड और अगले वर्ड की पहली साउंड। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तब हमारे वो वर्ड कनेक्ट होते हैं। द वोवेल और द कंसोनेंट कनेक्टिंग विद द वोवेल और द कंसोनेंट ऑफ द नेक्स्ट वर्ड अंडरगो अ सर्टेन चेंज इन अ कनेक्टेड स्पीच। अब मान लीजिए हमारा एक वर्ड वोवेल से बंद होता है, दूसरा जो है वो कॉन्सोनेंट से चालू होता है, तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, इसको हम एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टेड स्पीच में पढ़ते हैं। या दोनों ही वोवेल अंत में, एक अंत में वोवेल आ रहा है, दूसरा वर्ड वोवेल से चालू हो रहा है, तो इन दोनों में क्या आएगा। या एक वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से खत्म होता है और दूसरा भी कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, तो क्या होगा। तो इन चीजों का अध्ययन हम कनेक्टेड स्पीच में करते हैं। दिस चेंज इज एन एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन कंटिन्यूटी। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कनेक्टेड स्पीच इज द डिलीशन और क्लिपिंग ऑफ साउंड्स दैट अकर्स। कई बार हमारे साउंड्स हम बोलते बोलते कुछ साउंड डिलीट हो जाती है, क्लिप हो जाती, काट देते, अलग कर देते। जब हमारे शब्द आपस में साथ साथ चलते, एक के बाद एक के बाद टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं 1 2, हम बोलेंगे 1 2, हम नॉन स्पीकर इंग्लिश हैं, नॉन नेटिव स्पीकर हैं। कैन बिकम वाना। अब कॉमन लैंग्वेज जब वहां पे कनेक्टेड स्पीच में नेटिव स्पीकर बोलता है तो 1 2 बोलने की बजाय वाना बोल देता है, वाना में अपना 1 2 का उसका मायना हो जाता है। गोइंग टू तो बोला जा सकता है गोना, है ना। रॉक एंड रोल, तो रॉक एंड रोल इंडियन स्टाइल में हम नहीं बोलेंगे क्यों, नेटिव स्पीकर नहीं है। मगर वो नेटिव स्पीकर बोलेगा उसको रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, ड नहीं बोलेगा वो। इसी तरह से देम जो है उसको वो केवल एम भी बोल सकता है और या फिर डेम बोल सकता है। तो हमने जो सीखा है, जो एक एक हमने केवल सेगमेंटल फीचर सीखे, वो कनेक्टेड स्पीच में सुप्रा सेगमेंटल आ जाते हैं। तो सुप्रा सेगमेंटल भी हमको सीखना पड़ते हैं अगर हमको हमारी लिसनिंग स्किल और इवन हमारी स्पीकिंग स्किल को भी ठीक करना है। These are very informal usages of common words that most often occur in casual conversation. Casual होता है जो conversation, formal नहीं होता, casual होता है। So they would probably not be present in formal speaking or writing. तो formal speech और writing में ये चीजें हमको सामान्य रूप से नहीं मिलती है। मगर ये कनेक्टेड स्पीच जो नेटिव स्पीकर बोलता है उसमें ये चीजें बहुत सारी मिलती हैं, जिनको कि गिनाना ही बहुत कठिन है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको कि हम पूरा इन्यूमरेट नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, मैंने प्रयास किया है कि ये मैं आपको कुछ करके, आपके नोट्स हैं ये, इनका आप चाहें तो ओपन बुक है जैसे, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल एज एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म, है ना। While speaking English in the form of connected speech, some sounds get deleted, some get assimilated, sometimes new sounds get created that were not there at all. ऐसा हो जाता है कि कभी ऐसी साउंड थी ही नहीं और वो आ जाती बीच में अपने आप, क्योंकि हमारा मुंह जो आर्टिकुलेशन करता है उसके भी एक उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि कोई वॉइसलेस है, अगर वॉइसलेस को हम अगर प्लूरल करेंगे तो वो वॉइसलेस से ही प्लूरल होगा, वॉइस्ड से होएगा नहीं। तो ये हमारे मुंह की प्रकृति है जो एक वॉइसलेस के तुरंत बाद वॉइस्ड साउंड नहीं क्रिएट करती है कनेक्टेड स्पीच में। अलग अलग करेंगे तो कर देंगे। एंड समटाइम्स द पास्ट एंड प्लूरल मॉर्फीम्स आर प्रोनाउंस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग साउंड्स। इसके पहले क्या साउंड आई है
उसके अनुसार हम पास्ट टेंस या उसका प्लूरल करते हैं. Thus, the change in the sounds of connected speech are studied in the 4 following heads. ये 4 following head बनाए हैं अपन ने, 4 बनाए हैं. कुछ ऑथर्स इसको 5 भी बनाते हैं. तो 4 या 5 हैं जो मैंने इसमें इसी को बहुत ज्यादा और बारीकी से ना करते हुए 4 मोटे मोटे इसके मैंने हेड्स ले लिए हैं. एक अपन एसिमिलेशन देखेंगे, एलिजन देखेंगे, लिंकिंग देखेंगे और रिडक्शन देखेंगे. तो कनेक्टेड स्पीच में सामान्य रूप से ये 4 चीजें हमको मिलती हैं. कुछ लोगों ने इसको 5 भी किया हुआ है, बट द 4 आर कंप्लीटली सफिशिएंट, इसमें कोई कमी नहीं है. अब कनेक्टेड स्पीच का हम पहला फीचर देखते हैं, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपस में आत्मसात हो जाना, अंदर आ जाना, जुड़ जाना. ओके. The instance where the final consonant sound of a word, अब आप इसको ध्यान से देखिए कि एक शब्द जिसका अंतिम कंसोनेंट साउंड mingling with the initial consonant sound of the following word make a different sound in casual and not carefully formal speech is called assimilation. फॉर्मल स्पीच नहीं है ये. कैजुअल में जब बात होती है नेटिव स्पीकर की, तो बोले जाने वाले शब्दों का पहले शब्द का अंतिम कंसोनेंट और आने वाले शब्द का पहला कंसोनेंट, जिसको हम ऐसा बता सकते हैं CF मतलब कंसोनेंट, फाइनल कंसोनेंट ऑफ द वर्ड, प्लस CI इनिशियल, शुरुआत का. 2 शब्द हैं, एक शब्द की ये पूंछ है और एक का मुंह है, ये समझिए. तो ये फाइनल कंसोनेंट और पहला कंसोनेंट जो है, यहां जो CF है रिप्रेजेंट्स द फाइनल कंसोनेंट ऑफ द वर्ड एंड CI द इनिशियल कंसोनेंट ऑफ द वर्ड. ये आप समझ लें पहले, है ना, कि CF जो है वो किसी शब्द का अंतिम कंसोनेंट है और आने वाले शब्द का पहला कंसोनेंट CI है. हम उसको CI से बता रहे हैं, पहला. ओके. क्योंकि कोई शब्द खत्म होगा तो अगला शब्द का पहला कंसोनेंट जुड़ेगा उससे. तो दिस डिफरेंस में बी ऑफ 3 काइंड्स. और ये जो है डिफरेंस जो है ये 3 तरीके का हो सकता है. अब ये 3 तरीके क्या हैं? पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. स्पीच में पहले शब्द का, और स्पेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं. शब्द की, पहले शब्द की ध्वनि जो कंसोनेंट है, जो व्यंजन है, जो व्यंजन है, अंतिम शब्द पहले शब्द का अंतिम व्यंजन जो ध्वनि है, स्पेलिंग नहीं है, ध्वनि है, और अगले शब्द का पहला कंसोनेंट व्यंजन ध्वनि है, स्पेलिंग नहीं है. तो ये 3 तरह के इसमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं. पहला, दैट ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. ये दोनों जब मिलते हैं तो या तो बोलने वाले का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बदल जाता है. दूसरा, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बदल जाता है. जैसे हम उसको बोलते हैं प्लोजिव है कि फ्रिकेटिव है कि एफ्रिकेट है कि नेजल है या जो भी है ना, तो ये बदल जाता है. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम बोलते हैं डेंटल है, अल्वेलर है, बाइलेबियल है. तो ये आर्टिकुलेट करने वाले जो ऑर्गन्स हैं, एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स, तो हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं. मैनर जो होता है, जो वो एयर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है. और दैट ऑफ वॉइसिंग, जैसे कि वॉइसलेस और वॉइस्ड कहते हैं, वो भी चेंज हो सकता है. 3 प्रकार के चेंजेस उसमें आते हैं. अब कभी किसी में पहला आता है, किसी में दूसरा आता है, किसी में तीसरा आता है. तो जब पहला अंतिम कंसोनेंट पहले शब्द का अगले शब्द के पहले कंसोनेंट से मिलता है तो ये 3 प्रकार के चेंजेस आते हैं. अच्छा, आपको टेक्निकली और बता दूं कि ये जो वॉइसलेस साउंड होती है उनको फोर्टिस कहा जाता है, और वॉइस्ड जो होती है उनको लेनिस कहा जाता है. ठीक है. फर्दरमोर, if the difference is caused backward according to CF,
अब क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम कंसोनेंट जब अगले शब्द के पहले कंसोनेंट से मिलता है और वो पहला कंसोनेंट पहले शब्द के अंतिम कंसोनेंट के कारण बदल जाता है या उसी तरह का हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब सीआई से सीएफ की तरफ ऐसा परिवर्तन आया, वापस जाने वाला, आगे बढ़ने वाला नहीं, वापस जाने वाला। अभी और समझाऊंगा आगे आपको। तो ये रिग्रेसिव कहलाता है। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन कहलाता है। और यदि सीएफ से जब सीआई मिलता है, माने फाइनल कंसोनेंट पहले शब्द का अगले शब्द के पहले कंसोनेंट से मिलता है और सीआई की तरह व्यवहार करने लगता है, तो वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसका मूवमेंट किधर होता है, राइट हैंड साइड होता है। राइट हैंड मतलब सिंटैक्टिक, दाएं तरफ। तो हमारे एक्स एक्सिस में जब हम बढ़ते हैं, एक्स वाई मैंने आपको बताया था, तो सिंटैक्स में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी सीआई, हम सीएफ से सीआई की तरफ जाएंगे। पहला एक शब्द है जिसका अंतिम कंसोनेंट है और अगला शब्द जो है उसका पहला कंसोनेंट है, और अगर इस सीएफ में सीआई के जैसा चेंज हो गया तो हमारी मूवमेंट हमारा क्या हो गया, दाएं तरफ हो गया, आगे बढ़ गए हम, तो प्रोग्रेस में आ गया वो। और जब ये सीएफ और सीआई दोनों जैसा कुछ परिवर्तन अलग आ जाता है, ना सीएफ बनता पूरा ना सीआई, तो बोलते हैं हम बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन लेता है, उसको कहते हैं, तीसरी जो साउंड बनती है वो कोलेसेंट एसिमिलेशन कहलाता है। कोलेसेंट। तो एक हो गया रिग्रेसिव, एक हो गया प्रोग्रेसिव, और दोनों तरफ का हुआ अगर तो ये कोलेसेंट हो गया। हमारे पास सीएफ और सीआई दो चीजें हैं। सीएफ पहले शब्द का अंतिम कंसोनेंट और सीआई अगले शब्द का पहला कंसोनेंट। अगर अगले शब्द का पहला कंसोनेंट पहले शब्द के अंतिम कंसोनेंट के जैसा चेंज हो जाता है तो रिग्रेसिव है, क्योंकि बाएं तरफ जाएगा वो चेंज। और अगर सीएफ जो है वो सीआई की तरह चेंज हो रहा है तो दाएं तरफ जा रहा है, मतलब वो प्रोग्रेसिव है। और अगर ये दोनों का ना हो करके एक तीसरे तरह का है कि जो सीएफ सीआई दोनों कर रहा है का परिवर्तन ले रहा है, या और कोई तीसरी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो वो बाई डायरेक्शनल होकर के कोलेसेंट एसिमिलेशन के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब सीआई से सीएफ की तरफ जाएगा, उल्टा assimilation. It is the assimilation in which the final consonant of a word changes as the initial consonant of the following word. फाइनल जो है, फाइनल कंसोनेंट जो है वो, if the assimilation in which the final consonant of a word, एक वर्ड का फाइनल कंसोनेंट स्मार्ट का ले लिया, अब वो अगले वर्ड के पहले कंसोनेंट की भांति परिवर्तित होता है, तो ये ट जो है प की जगह अगर बदलता है तो ये इधर बदला, लेफ्ट को गया, तो ये रिग्रेसिव हो गया। ऐसे में हमारे पास एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। दिस टेक्स प्लेस मोस्टली व्हेन द फाइनल साउंड ऑफ द प्रीसीडिंग वर्ड इज एन अल्वियोलर कंसोनेंट। अल्वियोलर क्या है आपके पास? ट ड है ना, ट ड न ल र भी एग्जैक्टली अल्वियोलर नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट में आ जाता है आजकल, उसको चेंज आ गया है ना। तो ये जो है अगर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है, पिछले वाले को बदल रहा है, तो रिग्रेसिव हो गया मूवमेंट, प्रोग्रेसिव नहीं हुआ ये। एग्जाम्पल देखिए आप, हमने ट ड लिया है, अल्वियोलर कंसोनेंट लिया, मोस्टली केसेस जो है वो ट ड के साथ होते हैं। तो अगर हमारी लैंग्वेज में सीधे सीधे हम बोलते बोलते अगर कहीं पे हम बोलते हैं स्मार्ट पर्सन, अलग अलग बोलेंगे तो बनेगा स्मार्ट पर्सन। ये देखो, स्मार्ट पर्सन, ओके, स्मार्ट पर्सन। र को नहीं बोला जाएगा, स्मार्ट में र नहीं बोला जाएगा क्योंकि वॉवेल के बाद आ रहा है, पर्सन में नहीं बोला जाएगा क्योंकि वॉवेल के बाद आ रहा है, पोस्ट वोकेलिक कहलाता है ये र।
तो ये इसको नहीं बोलेंगे। तो स्मार्ट पर्सन कनेक्टेड स्पीच में कैसे बोला जाएगा? स्मार्ट पर्सन। ट चला गया, ट की जगह वो प बन गया, मतलब इस प ने इस ट को प बना दिया, यानी इधर की तरफ चला गया। क्लियर है मेरी बात? अब बोला गुड बॉय, अलग अलग बोलेंगे गुड बॉय, ओके। बट इन अ कनेक्टेड स्पीच व्हेन यू आर speaking to a native speaker or whatever the native speakers are talking to each other or one another, they won't say good boy like a non-native speaker. They will say good boy, good boy. So this boy, b sound, this b sound has the effect on d, and this b has changed this d into b. यहां से वापस असर हो गया, इसका उल्टा चला गया। सो दिस इज रिग्रेसिव, ओके। प्रोग्रेसिव नहीं है। ये अगर इसको बदल देता तो ये प्रोग्रेसिव हो जाता, इसने इसको बदल दिया, वापस आ गया। तो स्मार्ट पर्सन ट नहीं आया, प बन गया प ट का। गुड बॉय का ड नहीं रहा, ब बन गया, क्यों? ये ब का ब इधर आ गया, गुड बॉय। ये चेंजेस आते हैं लैंग्वेज में। फिर ये देखिए, ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर, ट ड लिया था अपन ने, ट और ड मोस्टली जो है, हालांकि एल्वेलर हैं, और भी एग्जाम्पल बनेंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं है। इवन देन, सो ग्रेट सिंगर, अगर तुम भी बोलोगे, अपन लोग भी बोलेंगे इसी को, अगर कनेक्टेड स्पीच में, फ्लो में, तो दिस विल बिकम ग्रेट सिंगर, नॉट ट। ट हट जाएगा, ये स की जैसे, ये स इधर रिपीट आ जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। ग्रेट सिंगर, ट की जगह स बन गया, ये यानी रिग्रेसिव हो गया, पीछे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो रिवर्स में जा रहा है ये। टिकट सेलर, हमने बोला, हमने एक एक को अलग करके बोला, टिकट सेलर, मगर ये बन जाएगा टिकट सेलर। ट नहीं बोलेंगे, स बन गया, ये स ने इसको भी स कर दिया, रिवर्स में, बैक में आया, रिग्रेसिव। नाउ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये नॉन नेटिव स्पीकर बोलेगा, मगर नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ड जो है म के कारण यहां परिवर्तित हो गया, यानी इनका मूवमेंट जो है बैकवर्ड गया, इसलिए ये एसिमिलेशन रिग्रेसिव एसिमिलेशन कहलाएगा। The aforementioned examples clearly show that the final consonant sounds of the words are alveolar, followed by the initial consonant sounds of the following words are changed according to these consonant sounds and do not stand in isolation. अलग से कोई साउंड नहीं है खड़ी हो रही, ये एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं। Thus we have the change visible according to the backward movement. पीछे की तरफ मूवमेंट है, लेफ्ट को जा रहा है। Another fact has to be noted that the voicing, either voiceless or voiced consonant has not been changed in the regressive assimilation. अब ये देखो कि वॉइसिंग चेंज नहीं हुई है इसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन चेंज हुआ है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, अपने पास तीन कंडीशंस थी कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या वॉइसिंग चेंज हो सकती है। मगर यहां पे आप देखो ट का प बन गया है, ट का प बन गया है, मतलब ये जो ट है ये अल्वियोलर साउंड है जो कि बाइलेबियल में कन्वर्ट हो गई है। एक चीज, ये प्लोजिव है, ये भी प्लोजिव है, इसमें मैनर नहीं बदला, केवल प्लेस बदली है। ये स्मार्ट पर्सन। गुड बॉय, इसमें गुड बॉय में भी ब है, मतलब ये ड जो है ये अल्वियोलर है हमारा, मगर ये बन गया क्या? बाइलेबियल बन गया, मगर ये भी प्लोजिव है, ये भी प्लोजिव है, गुड बॉय, है ना। फिर ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर, ट था अल्वियोलर है, सिंगर जो है हमारा ये भी अल्वियोलर है, ग्रेट सिंगर। तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इसमें नहीं बदला है, मगर ये प्लोजिव साउंड थी और ये सिंगर जो है ये
फ्रिकेटिव हो गई है। ओके, तो यहां मैनर बदल गया। फिर टिकट सेलर, ये भी वही चीज हुई है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड ड जो था हमारा ड, ये भी हमारा अल्वियोलर है, मॉर्निंग हमारा बाइलेबियल है। वॉइस्ड है, ये भी वॉइस्ड है। तो और मैनर जो है वो चेंज हो गया। एक तो प्लेस हुई चेंज, क्योंकि ये अल्वियोलर है और ये बाइलेबियल है। और मैनर क्या बदला, ये प्लोजिव है, और मॉर्निंग में जो है ये नेजल है म, तो ये गुड मॉर्निंग बन गया। तो इसमें प्लेस और मैनर बदला, मगर वॉइस दोनों में नहीं बदला, क्योंकि ये वॉइस्ड है, ये भी वॉइस्ड है दोनों। The aforementioned examples clearly show that the final consonant sounds of the words are alveolar, followed by the initial consonant sounds of the following words are changed according to these consonant sounds and do not stand in isolation. ये तो हम क्लियर कह रहे हैं कि अलग से खड़ी होती नहीं है, ये अलग से कोई साउंड नहीं बनती है, एक साथ जुड़ के ही बनती है। So it is regressive assimilation. इसी रिग्रेसिव असिमिलेशन का एक इंटरेस्टिंग पहलू और देखेंगे अपन कि असिमिलेशन विद इन द सेम मॉर्फीम। अभी तो हम दो वर्ड्स को देख रहे थे, अब हम एक ही वर्ड के या एक ही जो हमारा सिंगल सिलेबल का वर्ड होता है उसमें भी हम देखेंगे कि इनकी बनावट में क्या प्रभाव रहता है। इसको हम देखेंगे कि जब फॉलोइंग कंसोनेंट इज आइदर, एक ही मॉर्फीम में जो कंसोनेंट्स का उपयोग करते हैं प्लोजिव या फ्रिकेटिव होता है अगर वो, तो प्रीसीडिंग नेजल साउंड वुड अपीयर अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग कंसोनेंट। बिल्कुल हिंदी जैसा है ये। अगर हमने क अंत में आता है तो क के पहले आने वाली नेजल साउंड एक वर्ड के अंदर ही वो जिस भी कंसोनेंट के पहले आएगी उस कंसोनेंट का नेजल लेगी, दूसरे का नहीं लेगी। मैं इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, पहले उसको आप हिंदी का समझ लीजिए, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। कि हमारे पास अगर हमने बिंदी बोला, बिंदी, बिंदी में हमने बिंदी कहां लगाई, बी लिख करके ऊपर लगाई और बाद में लिखा दी। अब वो बिंदी क्या काम कर रही है, हमारे क वर्ग है क ख ग घ ङ, पांचवा जो है नेजल है, प वर्ग है प प प भ म, पांचवा नेजल है, ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण, पांचवा नेजल है, च वर्ग है च छ ज झ ञ, वो नेजल है ञ, त वर्ग है त थ द ध न, वो पांचवा नेजल है अपना हिंदी का जो देवनागरी में लिखते हैं। तो अब ये हमने बोला बिंदी, अगर बोला तो हमने उसमें भी एक बिंदी लगाई, और बिंदी लगाई तो लगाई बी पर, बी लिखा छोटी मात्रा का और दी लिख दिया। अब ये बिंदी जो ऊपर लगाई है वो कौन सी चीज है, वो कौन सा नेजल है भाई। ण भी हमारा नेजल है, ङ भी नेजल है हमारा, न भी नेजल है, म भी नेजल है, ङ भी नेजल है। तो ये नेजल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस जो बाद में ध्वनि लिखते हैं उस ध्वनि का नेजल रहता है बिंदी। जो बिंदी लगाते हैं, जो हम नेजल लगाते हैं ऊपर बिंदी के लिए, जैसे बिंदी में ही देख रहे हैं हम कि अंतिम कंसोनेंट क्या है, द। द कौन से वर्ग का है, त वर्ग का है, तो त थ द ध न। तो जो बिंदी हमने ऊपर लगाई है वो प्रभाव किस पे कर रही है, अगले द पे,
और वो उसका आर्टिकुलेशन नेजल में क्या बनेगा, द का पांचवा, मैंने उस त वर्ग का पांचवा, मैंने बिंदी जो लगी है वो आधा न है, पांचवे का आधा रहता है वो। जैसे मैंने बोला डंडा, डंडा बोलने पर हमने पहले वाले ड पे बिंदी लगा दी ऊपर और फिर हमने डा लिख दिया। अब इस बिंदी का असर पे जिस पे हमने बिंदी लगाई उस पे नहीं होगा, अगले पे होगा। अगला क्या है, डा है। डा कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है, तो क्या होगा ट ठ ड ढ ण। और पांचवा जब हमने जो उसका नेजल निकाला, अनुस्वार बोलते हैं जिसको, और उसका आधा कर दिया तो आधा ण का काम कर रहा है डंडा। वो बिंदी जो है आधे ण की काम कर रही है। डंडा ण आएगा वहां पर, अगर हम बिंदी नहीं लगाते तो हमको आधा ण लिखना पड़ता है। तो ये उसका प्रभाव है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने बोला पंप, है ना, या पंखा। पंप का ले लो एग्जाम्पल। पंप बिंदी प पे लगी है पहले वाले, और असर हो रहा है अगले प पे। तो बिंदी का जो प फ ब भ म आधा म है बिंदी का मतलब, और वो अगले प पे लगेगा, है ना। पंखा बोला तो भी प पे बिंदी लगाई, मगर यहां हमारे पास ख आ रहा है, तो क ख ग घ ङ का आधा, आधा ङ है वो, क ख ग घ ङ। पंखा वो न है, न ण है, न म है। चंदन, चंदन बोला तो लगा बिंदी लगाई च पे, और असर हुआ द पे, तो तथ द ध न, जो द कौन से वर्ग का सदस्य है, किसका मेंबर है, त का, त वर्ग का, त थ द ध न। तो जो बिंदी है वो चंदन में आधा न का काम करेगी। और ऐसे आप एग्जाम्पल ढूंढ लें, है ना। जैसे हमारे वहां पंच सरपंच होते हैं, पंच प पे लगाया बिंदी, असर हो रहा च पे, च पे मने च वर्ग, च वर्ग मतलब च छ ज ञ। तो पंच जो है वो ञ का आधा है, अगर बिंदी नहीं लगाते तो ञ का आधा लिखना पड़ता हमको, है ना। पंडित बोला, पंडित में ड आया, बिंदी प पे लगी है, ड आया मने ट वर्ग आया, ट वर्ग का ट ठ ड ढ ण का आधा, पांचवे का आधा, मतलब वो अणा का आधा बनता। अगर हम बिंदी नहीं लगाते तो पंडित कैसे लिखते हम, आधा अणा लगा करके। इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स आप देख लें। तो ये क है, बंक लिखा है, तो ये क है तो न आएगा, एन आएगा, न आएगा यहां अंक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क का जो पांचवा नेजल है ङ है, क ख ग घ ङ, तो ये ङ, इसलिए बंक बोला जाएगा। बंप, बंक म के बाद क बोल ही नहीं सकते हो, मुंह ही नहीं बोल पाता, तो मुंह के बाद प नहीं बनता। इसी तरह बैंक, तो क ख ग घ ङ ये आया यहां, तो ये रिग्रेसिव एसिमिलेशन। पीछे प के पहले म आएगा, डंप, तो प फ ब भ म, ये ध्वनियां हैं, है ना। मिंट, ट, मिंट ट ठ ड ढ ण, ये वाला ही साउंड आएगी ना की। फिर आ गया जंप, ये फिर इंक, क ख ग घ ङ, इंप, प फ ब भ म, ये आया। हिंट, ट ठ ड ढ न, इंग्लिश में ये आएगा। इसी तरह से पंप, प फ ब भ म, है ना। मंथ, अब त थ द ध न, ये वापिस आके देखो, ये रिग्रेसिव है, ये इसके कारण ये न बन रहा है। फिर इसी तरह से लेंस, स है, ये भी हमारा अल्वेओलर है, ये स जो बनता है ये त थ द ध न के सीरीज में माना जाएगा, इसलिए ये न आएगा। तो ये जो वर्ड बनते हैं ये भी एक ही मॉर्फीम के अंदर भी इनके आपस में संबंध रहते हैं, जिनको हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए और इसको ध्यान रखिएगा कि हमको ये इस तरह से
ये जो कनेक्टेड स्पीच है, और उसमें भी इवन विद इन दी वर्ड्स ये वाली चीजें होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रिग्रेसिव में चल रहे हैं अभी अपन, है ना, रिग्रेसिव असिमिलेशन, कि हम पीछे जाकर एसिमिलेट करते हैं, मिलाते हैं अपने आप को किसी चीज को। चेंज इन वॉइसिंग इन रिग्रेसिव एसिमिलेशन, अभी हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखा था और हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में चेंज आया था, मगर अब हम देख रहे हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अब हमारा वॉइसिंग भी चेंज हो रहा है। वॉइसिंग मतलब या तो फोर्टिस होगा, फोर्टिस मतलब वॉइसलेस, या लेनिस होगा, लेनिस यानी वॉइस्ड। सिमिलरली इन द केस ऑफ द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ अ वर्ड बीइंग अ वॉइस्ड, ऑल वन फॉलोड बाय वॉइस्ड, जो है वॉइस्ड मतलब हम किसको कहते हैं, वॉइस्ड, वॉइस्ड हम कहते हैं फोर्टिस को, वॉइस्ड हम लेनिस को कहते हैं। लेनिस हमारा जो है वॉइस्ड अगर है, और अगर वो इनिशियल वॉइसलेस, वॉइसलेस मतलब फोर्टिस, फोर्टिस कंसोनेंट से फॉलो होता है, और अ वर्ड गेट्स चेंज इनटू इट्स वॉइसलेस स्टेट एज द फॉलोइंग। हमने कंसोनेंट देखे हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस के जोड़े होते हैं, तो जोड़े होते हैं जब, तो उस समय वो क्या करता है कि अगला अगर हमारा वॉइसलेस आ रहा है तो पिछले को भी वो फाइनल कंसोनेंट को वॉइसलेस बना देता है। मतलब ये ट है तो ये है व है, तो ये ट जो है वॉइसलेस होने के कारण इसको व का जोड़ीदार कौन है, फ है, तो इसको ट को फ में मतलब बैकवर्ड वो इफेक्ट करेगा। सो दे हैव टॉक्ड अ लॉट, सो हैव टॉक्ड हमने अलग अलग बोल दिया, मगर ये बदलेगा कैसे, हैव टॉक्ड। और हैव टॉक्ड को अगर हैव टॉक्ड बोला तो तोड़ना पड़ेगा, हैव टॉक्ड ऐसा बोलेंगे, वो टॉक्ड है, टॉक्ड भी नहीं बनता है उसके कारण, है ना, इसके कारण क के कारण ये ड नहीं बन पाया, ड ईडी लगाते हैं ना, ये लगा हुआ है, तो ऐसे बैकवर्ड मार रहा है, तो ये रिग्रेसिव असिमिलेशन हुआ। लीज पेपर्स, अलग अलग बोलो तो ऐसे बोल लेंगे हम, लीज पेपर्स, ओके। मगर जब हम कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे तो बोलेंगे लीज पेपर्स। लीज पेपर्स में ये प के कारण ये ज जो है ये स बन गया। आप देखेंगे आपको वॉइस्ड और वॉइसलेस की जोड़ियां मैंने दी हैं, जितने भी वॉवेल कंसोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में सारे वॉवेल तो सारे वॉइस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉइस्ड ही होते हैं, है ना, मगर कॉन्सोनेंट के जोड़े अपन ने बनाए हुए। अब बोला गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स, बोल दिया अलग अलग, गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स, गिव प्रॉपर, ओके। मगर इसको हम फ्लो में बोलते हैं जब कनेक्टेड स्पीच में, तो क्या बन गया, गिव प्रॉपर। ये प क्योंकि वॉइसलेस है इसलिए व का इसने फ बना दिया। तो ऐसा ये रिग्रेसिव असिमिलेशन है। यहां तक तो ठीक है, आगे भी थोड़ा लंबा भी हम देखेंगे ना। देखिए, बट द केसेस ऑफ चेंज इन वॉइसिंग इन रिग्रेसिव असिमिलेशन आर फाउंड इन एन इनवर्स मैनर वेयर द फोर्टिस मतलब वॉइसलेस, और वॉइसलेस सीएफ, फोर्टिस सीएफ। अभी हमारा ये सीएफ क्या है, लेनिस है, ये व है, ये ज है, ये व है, ये सारे के सारे वॉइस्ड हैं। मगर हम आगे देखेंगे तो यहां पर क्या है कि हमारा वॉइसलेस आएगा अगर सीएफ, यानी ये सारे अगर वॉइसलेस होते हैं, गेट्स चेंज्ड एज लेनिस और वॉइस्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग सीआई। अगला सीआई जो आ रहा पहला, ये आया, जैसे ये सीएफ हो गया, ये सीआई हो गया, ओके। शब्द का अंतिम कॉन्सोनेंट और अगले शब्द का पहला कॉन्सोनेंट, तो ये सीएफ हो गया, सीआई, ये सीएफ हो गया, ये वाला ये सीएफ हो गया, और अगला क्या आया, तो ये केवल ये ट जो है ये हो गया सीआई, ओके। तो जो जहां तो हमारा वॉइस्ड सीएफ था और वॉइसलेस सीआई था, तो वॉइसलेस सीआई के कारण
वॉइस्ड CF जो है वो वॉइसलेस हो गया था। अब आगे हम देखेंगे कि वॉइसलेस जो हमारा CF जो है हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट है वो वॉइस्ड हो जाएगा अगले CI के कारण, मतलब फिर बैकवर्ड उसका इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, है ना, आई लाइक दैट ब्लैक डॉग, अलग अलग बोला तो बोलते बन गया। इज फोनेटिकली प्रोनाउंस्ड एज आई लाइक दैट ब्लैक डॉग व्हेन वर्ड्स आर स्पोकन सेपरेटली, अलग अलग बोलेंगे तो ऐसा बोल देंगे। अब इसमें देखिए आई लाइक क क्या है, वॉइसलेस है, यहां पर वॉइस्ड थे सारे, यहां पर ये वॉइसलेस है, और ये दैट का क्या है, वॉइस्ड है, फिर ये वॉइसलेस है और ये वॉइस्ड है, फिर ये ब्लैक में से क वॉइसलेस है, ड वॉइस्ड है। अब इसमें फिर रिग्रेसिव एसिमिलेशन होगा और जो चेंज होकर क्या बन जाएगा, आई लाइक दैट ब्लैक डॉग। अब ये द के कारण ग बन गया, ये ब के कारण ड बन गया, ये ड के कारण ग बन गया, यानी वॉइसलेस वॉइस्ड बन जाता है अगर अगले के कारण तो भी बैकवर्ड है, और अगर वॉइस्ड जो है वॉइसलेस बन जाता है तो भी बैकवर्ड एसिमिलेशन या रिग्रेसिव एसिमिलेशन होता है। इस एग्जाम्पल में हमारे वॉइसलेस थे जितने भी CF, वो CI के वॉइस्ड होने के कारण खुद भी वॉइस्ड हो गए हैं। सो आई लाइक दैट ब्लैक डॉग, जो इंग्लिश में हम अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, वो बन जाता है आई लाइक दैट ब्लैक डॉग, तब बोल पाते हैं, नहीं तो बोल ही नहीं पाएंगे फ्लो में। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिमिलरली एडिशन ऑफ नेगेटिव मॉर्फिम्स। हम अब नेगेटिव लगाते हैं किसी में, टू द वर्ड हैविंग अ नेजल। अब नेजल हमारे पास रहता है, अगर नेजल लगा करके हम नेगेटिव बनाते हैं, नेजल साउंड, एक नेजल वर्ड जो है वो हमारा किसी नेजल साउंड से चालू हो रहा है और उसमें हमने नेगेटिव अगर लगाया है तो उसमें जो नेगेटिव लगेगा तो नेगेटिव का जो फाइनल होगा और वर्ड का जो इनिशियल होगा कंसोनेंट, वर्ड के इनिशियल कंसोनेंट के हिसाब से निगेटिव का जो फाइनल कंसोनेंट बनेगा वो उसमें चेंज हो जाएगा। यानी अगर म है तो निगेटिव का जो फाइनल बनेगा वो म ही बनेगा, न है तो न बनेगा, ल है तो ल बनेगा। ये म न ल जो है इसमें ऐसा प्रभाव होता है। ओके, हम देखते हैं मॉर्टल। मॉर्टल एक वर्ड है, इसका बनता है इमॉर्टल। निगेटिव लगाया मगर इन नहीं बनेगा, अन भी नहीं बनेगा, म है तो इमॉर्टल। क्यों, ये म था हमारे पास मॉर्टल का, ये मॉरल इमोरल, नेचुरल अननेचुरल, ये ना आया, देखो डबल होते जा रहे हैं सब। लीगल इलीगल, इसी के हिसाब से निगेटिव लगेगा, इसका असर इधर हो रहा है, ये बैकवर्ड या रिग्रेसिव हो रहा है, एसिमिलेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, तो एसिमिलेशन। लिटरेट इलिटरेट, अनलिटरेट या इमलिटरेट नहीं कर सकते, इल आएगा। लेजिबल इलेजिबल, नोइंगली अननोइंगली, ना है ये, नोइंगली, ये देखो अननोइंगली। पॉसिबल प है, इम्पॉसिबल, प्लोजिव है, वॉइस्ड है, तो प भी है, क भी है, न ल भी है, म भी है। तो इनमें ये म न ल क जितने भी इस टाइप के जो भी आते हैं, इनके निगेटिव जब लगाए जाते हैं तो इनकी जो इनिशियल साउंड है वो उसमें लगने वाले निगेटिव को प्रभावित करके अपने जैसा बना लेती है। इसलिए ये, क्योंकि आगे लगेगा शब्द, आगे लगेगा मतलब इसमें जो म है पहले का, ये म, ये आगे जाके इम कर देगा उसको, यानी रिग्रेसिव है। यहां बाहर बाहर इसका निगेटिव मान लो आई एम इम, तो ये जो मॉरल का ये इस पे प्रभाव, ये इसका इस पे, इसका इस पे,
तो ये बैकवर्ड या रिग्रेसिव एसिमिलेशन हुआ। अब देखिए हम प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन देखते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब अभी हम राइट से लेफ्ट को चल रहे थे, जब कनेक्टेड स्पीच में चल रहे थे, अभी बात कर रहे थे। अब प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन क्या होगा? जब हम लेफ्ट से राइट, यानी जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं मतलब हमारे जो सीएफ है वो सीआई को बदल दे, सीधी बात। फाइनल कंसोनेंट किसी शब्द का अगले आने वाले शब्द के पहले कंसोनेंट को अपने हिसाब से बदल दे, तो वो प्रोग्रेसिव हो गया, क्योंकि वो आगे जा रहा है। जैसे हमने बोला इन द, ऐसे हम नॉर्मली अलग अलग बोल सकते हैं, मगर हम कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे तो इन न बोलेंगे, इन द नहीं बोल पाएंगे, इन न। ठीक है, फीड देम अलग अलग बोल लेंगे, मगर जब हम कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे तो फीड देम हो जाएगा, द का ड बन जाएगा, मतलब इन का ये न बन गया जबकि ये द था, या फीड का ये ड बन गया। क्यों? क्योंकि ड है, तो इसका असर इधर आया। हम आगे जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। फिर सेट दोज, ओके, सो सेट डज, सेटल्स, सेट द नहीं बोल पा रहे हम, सेटल्स, तो वो ट का ट बन गया। सेट हमारे पास था, इसका प्रभाव आगे गया, वो आपके प्रोग्रेस में आ गया, प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन हो गया। In case of pluralization of nouns and verbs ending with the voiceless consonant, देखिए प्लूरल करने के समय में the voice consonant and the voiceless consonant and the voice consonant, the realization of the plural morpheme is similar to that the final sound. अब देखिए वॉइस भी चेंज होगी। यहां हम तो अंतिम कॉन्सोनेंट हमारा अगर वॉइस लेस है तो उसका प्लूरल वॉइस लेस ही बनेगा, और वॉइस्ड है तो वॉइस्ड बनेगा। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट हमारे पास दो है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैट। कैट में देखिए कैट लिखा है, डॉग लिखा है, हैट लिखा है, हैड लिखा है, सब में क्या जोड़ा हमने? एस। एस को हम यहां पर स्पेलिंग में देख रहे हैं, मगर कैट में एस जोड़ के कैट्स बनाया, प्लूरल बना, तो बोलने में कैट्स आएगा। मगर डॉग को प्लूरल किया एस लगा करके, तो बोलने में डॉग्स आएगा, ये ज है, ये डॉग स नहीं हो सकता। आप चाहोगे तो नहीं बोल सकते हो डॉग स, ये डॉग ज ही बनेगा। ठीक है मेरी बात? ये डॉग ज है। कैट था हमारा, कैट को हमने प्लूरल किया, प्लूरल करने के बाद में एस तो लगा, मगर ये बनेगा क्या? कैट्स। ये डॉग में भी एस लगा है, डॉग ज बन गया। हैट हैट ट क्या है? वॉइसलेस है। वॉइसलेस होने के बाद कारण इसका जो रियलाइजेशन होगा एज प्लूरल मॉर्फीम, वो क्या बनेगा? ज। तो वॉइसलेस के साथ जुड़कर, ये ट के साथ जुड़ के स बन गया, ग के साथ जुड़ के ज बन गया, ट के साथ जुड़ के फिर स बना, ड के साथ जुड़ के ज बना। आप प्रयास करके देखिए कि डॉग के साथ स कह सकें या कैट के साथ ज कह सकें, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारा मुंह हमको ये करने को अलाउ नहीं करता। ये कनेक्टेड स्पीच की खासियत है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब्स के, जब हम पास्ट टेंस करते हैं और पर्टिकुलरली वीक वर्ब्स के। अब यहां क्वेश्चन ये ना आए कि वीक वर्ब क्या होती, फिर भी मैं बता देता हूं कि वीक वर्ब जो वो होती है जिसमें ईडी लगाने पे उसका पास्ट टेंस बन जाता है, और स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होती है जिसके खुद के पास्ट टेंस होते हैं। जैसे स्पीक, तो उसका स्पोक है, स्पीक्ड नहीं बन, ईडी नहीं लगेगा। गो है तो गो का वेंट है, सी का सॉ है, ईडी नहीं लगेगा।
मगर वीक वर्ब्स का जो है उसमें हम ईडी लगा देते हैं तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। मगर इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये वीक वर्ब्स हैं जिसमें ईडी लगता है उसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट अगर है वो अगर वॉइस्ड है तो पास्ट टेंस में ड बनेगा और वॉइसलेस है तो ट बनेगा। पास्ट टेंस में ट बनेगा, वॉइसलेस है तो ट लगेगा ईडी, मगर वॉइस्ड है अगर तो ड बनेगा। हमारे पास एग्जाम हम देखेंगे इसको। जैसे हमने लिया वर्ड एक पास, ये स है, ये वॉइसलेस है, हमने इसमें ईडी जोड़ दिया तो हम चाह के भी पास ड नहीं बोल सकते जब तक रुकेंगे नहीं बीच में पास के बाद, तो पास्ट हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये स है। स है मतलब ये जो ड है ये स के हिसाब से वॉइसलेस हो गया, यानी ये रिवर्स में ये इसके कारण ट हुआ है, रिवर्स नहीं जा रहा, प्रोग्रेस कर रहा है। स है तो ये ट बन गया। ओके, नहीं तो ये ज बन जाता, अगर रिवर्स होता रिग्रेसिव होता तो ये ज बन जाता, मगर ये स है इसलिए ये ट बन गया। इसके कारण यहां परिवर्तन है, प्रोग्रेसिव है मगर इसका पास्ट टेंस जो बनेगा वो वॉइसलेस होने के कारण ट बन जाएगा। ओके, अब प्रिपेयर है, इसमें ई पहले रखा है या हमने ड रखा, डी रखा, तो प्रिपेयर में र जो है, र के कारण हमने ये देखा कि र वॉइस्ड है इसलिए ये ट नहीं बनेगा, ये ड बनेगा, क्योंकि प्रिपेयर्ड हमारा मुंह ही अलाउ नहीं करता हमको पास्ट टेंस बनाते समय वॉइसलेस के बाद वॉइस साउंड बोलने के लिए। शेयर है, र के बाद शेयर्ड। अब मार्क है, क है यहां पर, तो क का ये ईडी लगा हुआ है मगर ये मार्क ट बन गया क्योंकि ये वॉइसलेस है। फोर्टिस है, फोर्टिस के बदले फोर्टिस बना दिया इसने, तो मार्क्ड। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव हो गया। अब हम यहां देखें जहां पर फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड नाउन और वर्ब इज अ सिबिलेंट साउंड। सिबिलेंट साउंड हम कुछ 6 साउंड्स के ग्रुप को कहते हैं, जैसे च, ज, स, ज, श, ज। च, च, स, ज, श, ज। ये साउंड्स अगर किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट सीएफ के रूप में आती हैं तो इनका जो प्लूरल होता है वो नॉर्मली इज होता है। अज नहीं, अज भी होता है, इज भी होता है, मगर स नहीं होगा। ठीक है ना, स नहीं होगा। जैसे बुक का बुक्स हो जाता है ना, कप का कप्स हो जाता है, मगर ये सिबिलेंट साउंड्स जहां आती हैं, चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो, वर्ब को भी तो प्लूरल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते समय। तो ये देखिए कि हमने चर्च लिया, चर्च में यस लगाया, प्लूरल किया, तो ये चर्चिज हो गया, इज बन गया, इज बनता है। बैज जिज, बसिज, प्लीजिज। ओके, ये वर्ब हमने एज वर्ब यूज किया, वर्ब प्लीज को, प्लीजिज। ओके, ब्रशिज, कॉलेजेस, कॉलेजेस। ओके, सो इज बना ये। इज क्यों बना? क्योंकि ये च, ज, स, ज, श, ज साउंड्स हैं, इसकी आखिरी कॉन्सोनेंट, इसके हिसाब से ये प्रोग्रेसिव में इसका प्लूरलाइज करने पर ये परिवर्तन आएगा। फिर नेजल से जो खत्म होते हैं शब्द, उनको जब हम प्लूरल करते हैं, नेजल साउंड हमारी है, अंत में अगर वो कॉन्सोनेंट नेजल आता है और उसको प्लूरल कर रहे हैं हम नेजल साउंड में, तब वो क्या होगा? वो ज बनेगा उसका प्लूरल, क्योंकि नेजल साउंड जितनी है वो सारी की सारी लेनिस हैं या वॉइस्ड हैं, अपन ये मान लें। सो सीम का सीम्स बनेगा, ज आया। मीन का मीन्स बनेगा, सॉन्ग का सॉन्ग्स बनेगा, ये ज बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लूरल लग रहे हैं नेजल पे, और नेजल सारे जो होते हैं वो लेनिस होते हैं या
वॉइस्ड साउंड होती हैं। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं अपन, द पास्ट मॉर्फीम ऑफ द वीक वर्ब्स। फिर मैंने वही बात करी, वीक वर्ब है ना। वीक वर्ब कौन सी? जिसका खुद का पास्ट नहीं होता है, ईडी लगाने से होता है। और ऐसे वीक वर्ब्स जो इनका पास्ट मॉर्फीम जिसका कि अंत में ट और ड कॉन्सोनेंट आता है, तो उनको हम ईडी लगाते हैं तो या तो इड बनता है या अड बनता है। जैसे हंट, ये ट आया तो ईडी लगाया सब में, मगर ये हंटिड बना। वार्डिड, ये वार्डिड। ड है ट ड। मेल्टिड, ओके। स्टार्टिड, ब्रांडेड, ये देखिए डिड, इड आया, सब में इड आएगा या अड आएगा किसी किसी में। स्ट्रैंडेड, मेंडेड, sorted. Now you see sorted it is. The change that occurs because of the final consonant of a word and that affects the initial consonant of the next morpheme or word is progressive assimilation. ये प्रोग्रेसिव असिमिलेशन में इतना हिस्सा हमने देख लिया है। अब ये हमारे बीच का इसमें एक आएगा असिमिलेशन विच इज नाइदर रिग्रेसिव नॉर प्रोग्रेसिव, एंड दैट इज कोलेसेंट। तो जब हम कोलेसेंट को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।